देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना स्टडी नोट 11 स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर मैंने बताया था कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है, जिस तरीके से कंपनी काम करती है, उसको कॉर्पोरेट कल्चर बोला जाता है। इसके अलावा फिर एक तो हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, ये टॉपिक पढ़ लिए थे। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट के लिए कुछ चेकलिस्ट भी मैंने बताई थी कि पहले प्लानिंग करो कि आखिर वीकनेस कहाँ पर है, उसके हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके हिसाब से जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड देन वो काम इंप्लीमेंट करो, उसे कंट्रोल करते हुए चलो। दैट्स इट। यहां तक हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो आगे मैं टॉपिक कंटिन्यू करने वाला हूं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, है ना। इसमें काफी सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, जिसमें से 2-3 टॉपिक तो बहुत इजी हैं, बाकी के टॉपिक्स पे हम लोग अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप लोग जवाब देंगे और ये वाला टॉपिक हमारा जल्दी से कवर अप हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि अगर आपकी खुद की कोई कंपनी होगी तो सबसे पहली बात तो आप उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कोई भी कंपनी है, किसी भी फील्ड में काम कर रही है, तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स तो होना ही चाहिए। चाहे से कितनी भी मशीन आ जाए, लेकिन ऐसे लोग तो होने चाहिए जो अपने दिमाग से काम कर सके। अच्छा चलो, ये हो गई पहली बात कि ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। मुझे बताइए कि कोई भी कंपनी जो भी ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय करेगी, अपॉइंट करेगी, वो स्किल्ड होगा कि नहीं होगा, या ऐसे ही किसी भी फर्जी को अपॉइंट कर लिया जाएगा। स्किल्ड बंदा होना चाहिए, एफिशिएंट आदमी होना चाहिए, जो कि कंपनी के टारगेट के अकॉर्डिंगली काम कर सके, स्पेशलिस्ट आदमी होना चाहिए। वो ये ध्यान रखे कि मुझे कंपनी को तो ग्रो करना ही करना है, मुझे खुद की भी ग्रोथ करनी। अगर मैं कंपनी के गोल को अचीव करूं तो बाय डिफॉल्ट मैं अपने ग्रोथ भी कर लूंगा वहीं पर। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने ना सुंदर पिचाई नाम सुना होगा। ये गूगल के सीईओ है आज के वक्त। मैं आपको बताऊं, फेब 2007 के अंदर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वो आर्टिकल सुनाता हूं मैं आपको। बताते हैं कि जब ये सुंदर पिचाई पहली बार गूगल में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, जॉब लेने के लिए पहली बार, तो इन्होंने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया और इनको गूगल में जॉब मिल गई थी पहली बार में। पर इन्होंने जॉब नहीं करी और ये किसी छोटी कंपनी के अंदर जाकर काम करने लग गए। गूगल वालों ने इनको बोला कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, आपने इंटरव्यू भी दिया है, क्रैक भी कर लिया, हम चाहते भी हैं कि आप हमारी कंपनी में आए। ये बोले नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही दे दिया था इंटरव्यू, मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना, मैं किसी छोटी कंपनी में काम करूंगा और उसको बड़ा बनाऊंगा। जब गूगल को मना कर दिया इस सुंदर पिचाई ने, तो गूगल ने वो छोटी कंपनी खरीद ली, तो बाय डिफॉल्ट ये गूगल के अंडर आ गया। इसने ये वाली कंपनी छोड़ के कोई दूसरी स्मॉल कंपनी ज्वाइन कर ली, बोले मैं इसमें काम करूंगा। सन की आदमी था, तो गूगल ने वो दूसरी वाली स्मॉल कंपनी भी खरीद ली, तो इसने तीसरी स्मॉल कंपनी ज्वाइन कर ली। गूगल ने वो तीसरी स्मॉल कंपनी भी खरीद ली। तब जाकर सुंदर पिचाई ने गूगल से बोला कि क्या चाहते हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। बोला हमने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा यार आज तक, तुम आ जाओ, हम तुमको चाहते हैं हमारी कंपनी में। तुम पहले बंदे हो जब इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो इंटरव्यू का जो पूरा बोर्ड बैठा था 5 से 7 लोगों का, सब लोग ये बोल रहे हैं कि साहब हमने इसका जब इंटरव्यू लिया उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अपने मन का पूछा था जो हम पूछना चाहते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन
हमने वो पूछे थे जो ये चाहता था कि हम इससे पूछे। इसने पहले क्वेश्चन का आंसर ही ऐसे दिया, इसको पता था दूसरा क्वेश्चन क्या आना है, तीसरा क्या आना है। हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, वो सब ये जानता था क्या पूछने वाले हैं मुझसे। पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया। तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा, तुम आ जाओ। तब ये हार के बोला यार मैंने इतनी सारी कंपनियां ज्वाइन कर ली, गूगल इन सबको खरीद रहा है, तो मैं गूगल में चला जाता हूं। चला गया। थोड़े टाइम बाद में, कुछ साल बाद, फिर इसका दिमाग सनका। फिर इसने गूगल को छोड़ने का मन बनाया और बोला छोटी कंपनी में जाऊंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा। गूगल ने इसको 846 करोड़ डॉलर का सैलरी हाइक दिया। 846 करोड़ यूएस डॉलर का सैलरी हाइक दिया इसको। समझे? कुछ बोनस ऐसे हाइक या बोनस करके कुछ दिया। आप समझिए गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि गूगल एक चीज जानता है। गूगल बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि जो पर्सनेल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका डेवलपमेंट जरूरी है, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। अगर मेरे पास में स्किल्ड लेबर है तो फिर मैं बहुत सही से काम कर सकता हूं। बस मुझे टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी के अंदर जो इंसान काम कर रहा है, क्या वो सही से काम कर रहा है। अपॉइंट करते वक्त मैं ये देख लूं कि वो क्वालिफाइड बंदा है, वो काम कर सकता है, और फिर टाइम टू टाइम मैं उसका इवेल्युएशन करता रहूं। अगर ऐसा आप करते रहते हो कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर उसको कहीं पे हमें लगता है उसको हमें एजुकेशन और देनी चाहिए या उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ट्रेनिंग दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब जीएसटी आया था तो इतने पुराने जो सीए थे, ऐसा थोड़ी, पुराने सीए तो मुनीम टाइप लोग थे, वो तो डॉक्यूमेंट्स, फाइलें बनी रहनी थी, उनमें देखते थे। जीएसटी एक न्यू कंसेप्ट था, पर ऐसा थोड़ी था कि ये सीए की जॉब ही खत्म हो जाएगी जीएसटी के आने से। नहीं, प्रॉपर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, खुद ने, गवर्नमेंट ने भी और प्राइवेट लोगों ने भी सेमिनार्स किए थे, जिसमें बड़े बड़े लोग आए थे जिन्हें जीएसटी की जानकारी है। उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, पूरी लोगों का डेवलपमेंट किया था। फ्यूचर में मार्केट कैसे बदलने वाला है उसकी जानकारी दी थी, उसके हिसाब से उनका टैलेंट बढ़ाया था। जो गैप था बीच में, पुराने जो लोग हैं और नई जो टेक्नोलॉजी है, उनके बीच का जो गैप है उसे फिल किया गया था एजुकेशन। ये जरूरी है। अगर आज कोई कंपनी पुराने लोगों को हटा दे बिल्कुल ही, तो भी सही नहीं है ना। आप डेवलप करो ना उसको। आप नई नई उसको, अगर कोई मेथड आ गया है, नई टेक्निक आ गई है मार्केट के अंदर, तो सिखा दो, बंदा सीख जाएगा, उसके हिसाब से काम करेगा। तो पर्सनल का, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड होना चाहिए और उसका डेवलपमेंट भी आपको करना पड़ेगा। मैन पावर कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मैंने जब उसको अपॉइंट किया, रिक्रूट, सेलेक्ट किया, सही से किया कि नहीं किया, उसको मैं टाइम पे ट्रेनिंग दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रेजल दो, टाइम पर उसकी सैलरी प्रोवाइड करो। बाकी जो उसकी सर्विसेज हैं, जैसे उसको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उसको पूरी सेफ्टी मिलनी चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से उसको बाकी सब बेनिफिट मिलने चाहिए, वो सभी बेनिफिट भी उसको प्रोवाइड करते चलो। अगर कंपनी में आप सभी चीजों की ऑडिट करने के साथ साथ पर्सनल का, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसकी भी ऑडिट करोगे तो कंपनी और सही तरीके से काम कर पाएगी। मुझे बताएं स्टूडेंट, क्या ये कहानी समझ में आई आपको कि हर कंपनी के अंदर जो पर्सनल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। अगर वो सही से काम करेगी तभी जाकर आप अपनी कंपनी में कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे पास में रिप्लाई आ रहा है कि सर क्लियर है। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, वो पूछ सकता है मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा दूंगा। चलिए अब देखें नेक्स्ट, कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। अब इस कंज्यूमर सर्विस ऑडिट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वो कहानी आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये हैं आमिर खान, सब लोग इनको जानते हैं, और ये हैं सुधांशु जी, ये बीजेपी के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। 2015 की बात है, 2015 की। इनका एक सीरियल आया करता था, सत्यमेव जयते।
तो उसके लिए ये जो एक्चुअल इवेंट्स होते थे उनके ऊपर कहानियां बनाकर लेकर आते थे और दिखाते थे, सच्ची कहानियां हुआ करती थी। बहुत ध्यान से देखें, ये एक डिबेट चल रहा है और ये डिबेट उस वक्त बहुत गर्मा गया था। क्यों हुआ था ऐसा? आमिर खान ने इनसे बोला, बीजेपी के मिनिस्टर से बोला, मिनिस्टर साहब 1 साल हो गया आपके, 2014 में बीजेपी आई थी, 1 साल हो गया, बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हैं आपने लोगों के लिए, वो स्कीम लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? कि सिर्फ पेपरों में आपने डिक्लेयर कर दिया है हमने ये स्कीम दी वो स्कीम दी, एक्चुअल में लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरीबी मिट रही है कि नहीं मिट रही है? स्कीम अगर महिलाओं के लिए है उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बच्चों के लिए है उन तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? क्या आप लोग खुद इस बात की जानकारी लेते हो क्या स्कीम डिक्लेयर करने के बाद? बोले हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, हम कोई जानकारी नहीं लेते, हम बस स्कीम डिक्लेयर कर देते हैं, हम कोई जानकारी नहीं लेते, हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है स्कीम पहुंच रही है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है और हमने एक बार जो डिक्लेयर कर दी आंख बंद करके वो लोगों तक पहुंच जाती है, बात खत्म। बोले ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। एक सोशल ऑडिट नाम का कंसेप्ट होता है सर, सोशल ऑडिट। वो सोशल ऑडिट जो है वो एक्चुअली में डायरेक्टली कंज्यूमर की ऑडिट होती है। मतलब हम डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में जाते हैं और कंज्यूमर से पूछते हैं, कंज्यूमर का फीडबैक लेते हैं कि जो जो सर्विसेज हमने आपके लिए डिक्लेयर की हुई है क्या आपको वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी सोशल ऑडिट करवाती है सर, उससे उनको पता लगता है कहीं धांधली तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट ने स्कीम डिक्लेयर कर दी लोगों तक पहुंच नहीं रही है। लेकिन आप बीजेपी गवर्नमेंट ने ये ऑडिट बंद कर दी है। आपने 1 साल आपको आए हुए हुआ है, 2014 में आए हो, 2015 अभी चल रहा है, आपने ऑडिट बंद कर दी। आपको कैसे पता जो स्कीम आपने डिक्लेयर करी वो लोगों को एक्चुअल में मिल रही? ये माहौल बड़ा गरमाया था। ये जो सोशल ऑडिट है इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी, यहां पर तो चलो मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूं कोई भी कंपनी, उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं सोसाइटी के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति, कि माल जो है वो रीजनेबल हो, ना तो चीप हो ना एक्सपेंसिव हो, रीजनेबल हो, अच्छी क्वालिटी का माल हो। क्या ये लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इस चीज की जब ऑडिट करी जाती है, इसी को सोशल ऑडिट, इसी को कंज्यूमर ऑडिट के नाम से भी बोला जाता है। और ये मेरी बात समझ में, इसमें ये देखा जाता है कि एक्चुअली में जो सर्विसेज कंपनी के थ्रू दी जा रही है पब्लिक को, सोसाइटी को, क्या वो सही सर्विस दी जा रही है? कानून ने अगर कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन लगाई हुई है तो क्या वो सोसाइटी तक कंपनी पहुंचा पा रही है? क्या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है? क्या रीजनेबल प्राइस में दिया जा रहा है? अगर कोई महिला किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है, क्या उसको 6 महीने की छुट्टी दी जा रही है अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो? और उस 6 महीने के पैसे नहीं काटे जा रहे बल्कि उसको पैसे दिए जा रहे हैं। जब उसका बच्चा पैदा हो गया तो वो फैक्ट्री में अपने बेबी को लेकर आ रही है तो फैक्ट्री के अंदर क्रीचेस बने हुए हैं, मतलब ऐसे कमरे बने हुए हैं जहां पर वो महिला अपने उस छोटे से बच्चे को रख सकती है। और उस क्रीचेस के अंदर एक वहां पर इंचार्ज भी बैठा है जो देखे कि भैया बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी है, सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ये सब कुछ होना चाहिए। ये सब कंज्यूमर ऑडिट का पार्ट है कि कंज्यूमर तक सभी सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर पहुंच पाता है कि नहीं, इस चीज को चेक कर लेने को हम सोशल ऑडिट भी बोलते हैं और इसी को हम कंज्यूमर सर्विस ऑडिट भी बोलते हैं। सभी बच्चे मुझको बताएंगे यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अगर डाउट है तो पूछ ले। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि सर क्लियर है, ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर अपन। तो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को एक तो पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट बताया, एक कंज्यूमर सर्विस की ऑडिट कर। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन ऑडिट। अब देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं
जो कि मशीन के थ्रू काम कर रही होती है, फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रही होती है, और वहां से पॉल्यूशन निकलता है। वो पॉल्यूशन हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन हो, वो पॉल्यूशन हो सकता है एयर पॉल्यूशन हो, वो पॉल्यूशन हो सकता है वाटर पॉल्यूशन हो, वो पॉल्यूशन हो सकता है स्मेल पॉल्यूशन हो। गंदी स्मेल भी आती है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज के आसपास से लोग निकल ही नहीं पाते, और जो नए नए नवजात शिशु होते हैं उनकी तो रह भी नहीं पाते वो बेचारे, तो उसे स्मेल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन, अगर आप पानी बना रहे हो तो उसकी वजह से भी जो आवाज निकलती है, एक तो उससे पक्षियों को बहुत दिक्कत होती है, और अगर कहीं वाटर सोर्स के अंदर आप लगा रहे हो तो वहां पे जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं। आपको ये चेक करना है कि आपकी कंपनी जो है उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है उस पे कितना फर्क पड़ रहा है। अगर ज्यादा फर्क है तो प्लीज चेक करो इसको, और कोशिश करो कि पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। जैसे देखिए, मान के चलिए ये बोल रहे हैं कि यार मुझको लगता है कंपनी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मुझको देखना पड़ेगा। एक काम करो, लड़के लोग बुला लो, मतलब पूरी टीम बना लो जो कंपनी में जाकर ऑडिट करेगी। ये प्री ऑडिट एक्टिविटी है, ऑडिट से पहले तैयार किया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ना, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक टीम बनाकर चलो इसके अंदर चेकिंग करते हैं। फिर आके वो एक्चुअल में चेक करते, साइटेड एक्टिविटी पे एक्चुअल में चेक करते, और फिर बाद में ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अंदर ये चेक किया जाता है कि कहीं कंपनी जो है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन या स्मेल पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन, बहुत बार विजुअल पॉल्यूशन भी होता है, धुआं धुआं कर। आप दिल्ली के अंदर देख लो, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में ये बहुत ज्यादा होता है। अभी न्यूज भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर पे जा चुका है। इवन जयपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वाली दिवाली पर हुआ है। विजुअल पॉल्यूशन भी बहुत होता है। क्लाइमेटिक पॉल्यूशन देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है क्लाइमेट की। रेडिएशन पॉल्यूशन, रोबोट 2 मूवी देखी होगी आप लोगों ने, पूरी की पूरी जो मूवी है वो रेडिएशन पॉल्यूशन के ऊपर ही बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार बताता है कि अगर बहुत ज्यादा हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसकी वजह से पक्षियों को दिक्कत होती है। सॉइल पॉल्यूशन, हम बहुत, अब देखो जंगल बचे ही कहाँ है। आज आप देखिएगा, जो भी बंदा शहर में रह रहा है उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि यार घर में कबूतर लोग आ जाते हैं, बंदर लोग आ जाते हैं। अबे तो हमने जो घर बनाया है ना, वो पहले उन्हीं का ही तो घर था, वो जंगल ही तो थे। वो जंगल काट दिए हमने और वहां पे घर बना लिए। भैया सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आप चेक करो कि आपकी कंपनी की वजह से ऐसा हो रहा है तो इस पे रोक लगाओ, जिससे एनवायरमेंट को आप ज्यादा हार्म ना पहुंचाओ। अरे बात यहां तक समझ में, इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की ऑडिट करना। और जो मैंने बोला वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मुझे एक बार सभी बच्चे बताएंगे यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। एक तो हमने क्या देखा, कंज्यूमर, हमने एक कंज्यूमर सर्विस ऑडिट देख ली, एक हमने एनवायरमेंट ऑडिट देख ली, और एक हमने पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स जो हम अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी में उसकी ऑडिट देख ली। क्लियर है ये चीज। अब हम चलते हैं आगे, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो वो डाउट पूछ सकता है। नेक्स्ट आती है एनर्जी ऑडिट। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, एक बात बताइए, क्या आपने अब देखा है कि बहुत सारी कंपनीज सोलर पैनल यूज करती हैं? पता है आपको ये? बहुत सारी कंपनीज अब सोलर यूज करने लग गई हैं। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी, इसके फायदे बहुत है। देखो, आप कंपनी की छत पे सोलर लगा लो, और बैटरी होती है, क्योंकि भाई सूरज जो है वो तो दिन में होगा, तो जो बिजली बनेगी इलेक्ट्रिसिटी से वो उसको बैटरियों में कर लो, जिससे रात में भी काम चले। अब देखो कितना फायदा है। मान लो आपने सोलर पैनल खरीदा अपनी कंपनी के लिए 20 लाख रुपए का, मान लो, तो मान लो आपकी कंपनी तो बहुत ज्यादा बिजली खाती है। अगर आप नॉर्मली गवर्नमेंट से बिजली लेते हो, जो अब तक लेते थे, उसमें एक महीने का 1 लाख रुपए का बिल आ जाता था आपका, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है भैया। रिलायंस जैसी कंपनियां तो 1 लाख क्या पता नहीं कितने लाख का बिल आता होगा उनका, काम धंधा बड़ा है उनका साहब। अब आपने सोलर पैनल ले लिया 20 लाख रुपए का, महंगा कर लो 30 लाख रुपए का ले लिया। आप देखो 2 साल
और 6 महीने के अंदर अगर 1 लाख रुपया 1 महीने की हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाए तो सोलर पैनल आपका हो गया, फ्री हो गया आपका। 30 लाख रुपए आपने एक बार में दिए, 2 साल 6 महीने में आपने 30 लाख रुपए भर दिए। तो 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को देते, इससे बढ़िया वो यहां पर हो गई। अब इसके बाद में देखो इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री मिल रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी अब फ्री मिल रही है क्योंकि ये सोलर पैनल तो आपका फ्री हो गया और ये चलते बहुत साल है, पता नहीं कितनी सालों तक चलते, लगातार बहुत सालों तक चलते हैं। उसके अलावा देखो आप अगर चाहो तो खुद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, गवर्नमेंट इस बात की परमिशन देती है कि आप इसे बेच सकते हो और 6 रुपए यूनिट 7 रुपए यूनिट आप उससे पैसा ले सकते हो। अब देखो अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता, आप बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खाते, दिवाली पे तो आपने धूम मचा दी होती। उससे होता क्या, छोटे छोटे गांव जो है वहां पर बिजली की कटौतियां बढ़ जाती। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कोयले की मारामारी हो गई थी और पंजाब के अंदर तो ज्यादा हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ज्यादा लगा दिए। छोटे छोटे गांव टाउन में चले जाओगे वहां पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी कट लगाने पड़ते हैं। क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि शहरों में लोग जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। भैया एनर्जी की ऑडिट करो यार, आप सर्वे करो, इंस्पेक्शन करो, कहीं फालतू का खर्चा तो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोलर को प्रमोट कर रही है अब तो। आप देखिए, आप चले जाइए साउथ साइड में, अगर साउथ में चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, वहां तो पूरे सोलर पार्क बना दिए गए हैं, आपको पता हो। सोलर पार्क साउथ साइड में तो एक पूरी सिटी बना दी गई है जो सिर्फ सोलर की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सिर्फ सोलर की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब गांव में चले जाओगे ना, गांव में भी मान लो ये एक खेत है एक किसान का, ये एक खेत है एक दूसरे किसान का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांच, सबने मिलकर सोलर खरीद लिया और सबने एक जगह पे लगा दिया, सबके अब बिजली पहुंच रही है, सबके लिए फ्री हो जाएगा कुछ सालों बाद में। तो एनर्जी की भी ऑडिट होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हम कितनी एनर्जी खा रहे हैं और हम कहीं ज्यादा तो यूज नहीं कर रहे, उसमें हमारा भी नुकसान है, एनवायरमेंट का भी नुकसान है, हम एनवायरमेंट को भी खतरा पहुंचा रहे हैं, हम खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, हम गांव में रहने वाले लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, हम पैसे की बर्बादी भी कर रहे हैं। तो एनर्जी ऑडिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताएं स्टूडेंट, क्या ये समझ में आया? एक हमने देखा एनवायरमेंट ऑडिट करो, एक हमने देखा एनर्जी ऑडिट करो, एक हमने देखा कंज्यूमर सर्विस ऑडिट करो, एक हमने देखा ह्यूमन पर्सनल जो है उसकी ऑडिट करो। ये बड़ी सिंपल सिंपल सी है, इसमें आपको ज्यादा वो नहीं लगाना क्योंकि इनके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो बता दे, देखो लिखा हुआ है कि कट लगाने पड़ते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारी आ जाती है प्रोप्राइटरी ऑडिट। इसको बड़े ध्यान से देखें, मैं दोबारा से बोल रहा हूं स्टूडेंट, अगर आपको दिक्कत हो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी समझा दूं। अब देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए प्रोप्राइटरी जो ऑडिट है उसमें एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में उसमें ये होता है कि जो डिसीजन मेकर है, जिसने डिसीजन लिया है, हम उसका इंटेंशन देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि डिसीजन का रिजल्ट क्या है, नहीं हम ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जिस बंदे ने डिसीजन लिया वो किस इंटेंशन के साथ लिया। अगर उसका इंटेंशन सही था तो बढ़िया बात है, गलत था तो भैया फिर कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एक बार आप सब लोगों ने ना क्रिश मूवी देखी है, उसके अंदर ये जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर होता है ये बड़ा साइंटिस्ट होता है और ये एक कंप्यूटर बना देता है जो कि फ्यूचर देख सकता है। ये इसलिए बनाता है जिससे कि फायदा हो, कि अगर हमारे ऊपर कोई टेररिज्म अटैक होने वाला हो हम पहले से पता करके उसका बचाव कर लें, इसलिए बनाता है ये फ्यूचर कंप्यूटर। लेकिन नसरुद्दीन शाह जो कि इससे बनवाता है वो इसलिए बनवाता है कि ये उसको फायदा ले सके, गलत फायदा उठा सके। तो इसका जो इंटेंशन है ना वो सही नहीं है। ये बात हमें कैसे पता लगा? प्रोप्राइटरी ऑडिट के थ्रू। और एग्जांपल समझने की कोशिश करना और देता हूं। देखो कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास में ना मेरा एक फ्रेंड आया,
विनय नाम है उसका, वो आया जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगाई गई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। वो आया, बोला मोहित भाई मजे आ गए यार, इंडिया का नाम हो गया यार, इंडिया जो है उसने सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी। मैंने कहा यार मेरे को तो नहीं लगता यार नाम हो गया, 3,000 करोड़ रुपए यार, बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, 3,000 करोड़ रुपए सुनने में समझ रहा है कितना दम सी निकल जाती है, 3,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने बोला एक काम कर, तू ये बता मुझको कि देख दो चीजें हैं, पहला अगर गवर्नमेंट सच में इसलिए बनाया है ये गवर्नमेंट ने मूर्ति कि वो सच में इनको श्रद्धांजलि देना चाहती है और सच में इनका क्या नाम है, इन्होंने जो काम किया उसके लिए लीगेसी जो है उसको मेंटेन करना चाहती है और इंडिया का नाम करना चाहती है, अगर ये इंटेंशन है तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा कहीं डोनेशन से आया है, उल्टी सीधी जगहों से आया है, और गवर्नमेंट जो है अब उस पैसे को ठिकाने लगाना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक सीधा हथियार 3,000 करोड़ रुपए का ठिकाना लगा दिया, बोला हमने मूर्ति बना दी। अब इस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, सब लोगों को चुप करके पटक दिया एक ही बार में कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, चुप करके पटक दिया। मैंने कहा देख इंटेंशन अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इंटेंशन ऐसा है कि सिर्फ पैसा ठिकाने लगाना था, ये मूर्ति एक्चुअल में सिर्फ 50 करोड़ रुपए की बनाई गई है और नाम धर दिया गया है भैया 3,000 करोड़ रुपए की बनाई है, कौन आ रहा है इनका चेकिंग करने? ये इंटेंशन को चेक करना प्रोप्राइटरी ऑडिट होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखें। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसमें ये जो महिला है वो इस आदमी को चांटे मार रही थी, ये देखिए चांटे मार रही। अब देखिए मैं दो सिचुएशन बनाता हूं यहाँ पे। सिचुएशन नंबर 1, यहाँ पे ना एक पुलिस वाला खड़ा था, उस पुलिस वाले के पास में गए, यहाँ पे खड़ा था वो पुलिस वाला, यहाँ पे उस पुलिस वाले के पास में गए हम लोग। मैंने पूछा भैया भाई साहब आपने, इंस्पेक्टर साहब आपने इस लड़की को रोका नहीं है, मार रही है इसको फालतू में, सबके सामने बेइज्जती कर रही है इसकी। बोला ये लड़के ने कुछ बदतमीजी करी होगी जरूर, लड़का जो है वो हमेशा गलत होता है, कुछ बदतमीजी कर दी होगी, लड़की को गुस्सा आ गया, पीट दिया उसने, उसमें क्या है? ये सही नहीं है भाई साहब, आपका इंटेंशन, आपने बोला कि मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि लड़की जो है उसके साथ में कुछ बदतमीजी हुई है, अगर हुई भी है तो भी ये मार क्यों रही है, कानून के पास जाए ना। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि लड़का गलत होता है हमेशा, फिर ये आपका इंटेंशन सही नहीं है। वहीं पर एक और पुलिस वाला खड़ा था, मैं उसके पास में गया तो उसने बोला देखो हमने इनको रोक दिया है, अब देखो इनको अलग अलग कर दिया है और दोनों को हमने वहीं पर बैठा दिया है, जाने नहीं दे रहे, पर मैं इस लड़की को यहाँ पर ना अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि क्या ये महिला है और मैं जो हूं मैं पुरुष पुलिस हूं, इनको सिर्फ महिला पुलिस जो है, लेडी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, हमने लेडी पुलिस को बोल दिया है वो आ रही है, इसको अरेस्ट कर ली। ये सिचुएशन नंबर 2 है। यहां पर जो है इंटेंशन वो सही है, तो यही होती है प्रोप्राइटरी ऑडिट, कि कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने जो डिसीजन लिया है या किसी ने भी जो डिसीजन लिया है उसका इंटेंशन चेक जब किया जाता है उसको प्रोप्राइटरी ऑडिट बोला जाता है, कि किस इंटेंशन, अगर कंपनी का डायरेक्टर कहीं किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, इलीगल फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। जब इंटेंशन चेक किया जाता है उसे प्रोप्राइटरी ऑडिट बोलते हैं। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होती है, क्या आप लिख सकेंगे? अगर नहीं आया समझ में, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी जवाब दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने एक तो पर्सनल ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट पढ़ लिया, कंज्यूमर सर्विस जिसको सोशल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं वो भी पढ़ लिया, एनवायरमेंट की ऑडिट भी पढ़ ली, एनर्जी की ऑडिट भी पढ़ ली और प्रोप्राइटरी। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑडिट। इसके अंदर एक तो हम कंपनी, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप इसे एसपीएम के अंदर भी पढ़ चुके हो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के ऑडिट के अंदर SWOT एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उसमें यह देखा जाता है
कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने परफॉर्मेंस सोची थी उसमें कितना गैप है, हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं कर रही, और कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो एफिशिएंटली काम करते हैं कि नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे जेठालाल ने दिवाली पे बागा से बोला, बोला बागा दिवाली आ रही है, कोई स्कीम बता जिससे हमारा सामान ज्यादा बिके। इसने बोला सेठ जी ऐसा करते हैं, एक टीवी पर एक एसी फ्री दे देते हैं। ये बोले बकवास, फालतू की बात कर रहे हैं, टीवी पे एसी फ्री देने लग गया तो मेरे लिए बचेगा क्या बे, मैं तो नुकसान में चला गया, इसलिए थोड़ी ना अपना दुकान खोल के बैठा हूं मैं। लेकिन तो ये इनएफिशिएंट आदमी है, ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर सकता है। नट्टू काका जी जो है वो बोले सेठ जी एक टीवी पर ना नॉर्मली हम 12 महीने की वारंटी देते हैं, 1 साल की। एक काम करते हैं वारंटी 3 महीने की और दे देते हैं, क्या जा रहा है अपना। अगर नेक्स्ट 3 महीने में भी कुछ खराब हुआ तो ये वहां पे जाके सही कर जाएगा। बोला हाँ हाँ हाँ, ये मस्त है, ये अच्छा है भाई साहब। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इस चीज को चेक किया जाता है। अगर हमारी कहीं पे कमी है तो उसको सुधार लो, इसको मैच्योर बनाओ थोड़ा सा, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको यूज करो। इसको एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑडिट बोला जाता है। मुझे बताएं बच्चों, यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर मैं दोबारा से बार बार बोल रहा हूं, अगर डाउट है आप बार बार पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा सकता हूं। अब देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा अब, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। अब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट करने से पहले आपको सीएसआर क्या होता है ये पता होना चाहिए। अच्छा पहले तो मुझे भाई बताओ, चैट पर पढ़ चुके हो सीएसआर क्या होता है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो सेक्शन 135 के अंदर आता है कंपनीज एक्ट 2013 के, और शेड्यूल 7 में भी आता है, वो मैं बताऊंगा शेड्यूल 7 में क्या आता है। ये बोलता है कि वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई भी कंपनी इन तीन में से किसी भी सिचुएशन में फॉल हो रही है ना, तो फिर उसको अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका कम से कम 2% डोनेशन देना पड़ता है एज सीएसआर। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कोई भी कंपनी जो इन तीन में से किसी भी सिचुएशन में फॉल हो रही है, उस कंपनी को अपने पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट का एवरेज निकला है उसका कम से कम 2% डोनेशन देना पड़ता है। एक चीज याद रखें, ये जो 2% है ये बिफोर टैक्स है, टैक्स लगने के बाद में ये बढ़ जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये बिफोर टैक्स है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग, हर कंपनी जो है ना वो सीएसआर की एक कमेटी भी बना देती है अपनी, जिसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर बैठाती है, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। क्लियर ये चीज यहां तक? और अगर कंपनी के अंदर सिर्फ 2 डायरेक्टर हैं तो फिर उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है। ये बात आप लोग कंपनी लॉ में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, मैं ये मानकर चलता हूं। अच्छा अब क्या होता है, एक चीज और मैं बताऊं, जो सीएसआर की बात हम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को डोनेशन देना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि कंपनी की जहां मर्जी करी कहीं भी डोनेशन देकर आ गई और बोल दे कि ये तो मैंने सीएसआर किया, ऐसा नहीं, अलाउड नहीं है। बल्कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसका जो शेड्यूल 7 है उसने कुछ एरियाज बताए हुए हैं कि अगर इन एरियाज में आप लोग देंगे डोनेशन तो ही वो सीएसआर के अंदर काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसको सीएसआर के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। इसी चीज की ऑडिट करने को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। हम उसमें ये देखते हैं कि क्या कंपनी ने अपना ये सीएसआर दे दिया, क्या कंपनी ने जो सीएसआर दिया है वो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंगली जो डिक्लेयर्ड है वहीं पर ही दिया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को बोनस दे दिया, उसे बोनस में भी काउंट करवा दिया सीएसआर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसमें देखते हैं ह्यूमन राइट्स सही से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो ह्यूमन राइट्स है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। हम उसमें देखते हैं बिजनेस का बिहेवियर क्लाइंट्स के साथ में सही है कि नहीं है। हम उसमें देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो है, लेबर रिलेशंस, वर्किंग कंडीशंस उसकी कैसी है, उनको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, प्रॉपर कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है कि नहीं करती, एनवायरमेंट को
कहीं ज्यादा तो हार्म नहीं पहुंचा रही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट भी देखा जाता है कि आसपास की जो सोसाइटी है कहीं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा कंपनी की ये भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सोसाइटी से पैसा कमा रही है, सोसाइटी को कुछ तो वापस दे, उनके लिए रोड बनवा दे, स्कूल बनवा दे, हॉस्पिटल बनवा दे, गरीब लोगों को, देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। हंगर जो है उसको, पॉवर्टी जो है उसको खत्म करे, एजुकेशन को बढ़ावा दे, वुमेन की इक्वलिटी को, वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए बढ़ावा दे, हमारे नेशनल हेरिटेज को बढ़ाए, आर्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए पैसा दे दे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा दे दे, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दे दे, रूरल स्पोर्ट के लिए पैसा दे दे, पीएम रिलीफ फंड। आप देख, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड तो 1950 से बना हुआ है। उसमें पहले आपको पता हो हमारे यहाँ पर पोलियो की बीमारी चली थी, तब इसका जो पैसा था पीएम रिलीफ फंड का वो यूज में हुआ था। अभी 2020 में आप देखो कोरोना आया था तो उसमें से पैसा यूज में लिया गया था। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनके अंदर पैसा डालो। मतलब बेसिकली बात यह, ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर ही आप पैसा खर्च करके बोल रहे हैं मैंने तो सीएसआर कर दिया, ना जी ना। आपको बाहर रूरल एरियाज में लोगों का फायदा करना पड़ेगा और इस चीज की ऑडिट करी जाएगी कि क्या आप सच में रूरल एरियाज का फायदा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं खुद की जेब में पैसा डाल के बोल रहे हो मैंने तो सीएसआर कर दिया। इस चीज की ऑडिट को हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट बोलते हैं। मुझे बताओ बच्चों, समझ में आई क्या यहाँ तक की कहानी की नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप बिंदास बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार बताएं मुझको, सभी स्टूडेंट्स बता दें, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो स्टडी नोट 11 है वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। बड़ा ही सिंपल है ना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। स्टडी नोट 10 में तो फिर भी थोड़ा बहुत था, बट इसमें बड़ा इजी सा है। तो देख लियो, इसके अंदर हमने एक तो पढ़ा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी के काम करने का तरीका। उसके अलावा कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट पढ़ा था। उसके अलावा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट पढ़ा था, एग्जांपल्स देख लिए थे इसके हमने, और इसकी कुछ चेकलिस्ट देखी थी। पर्सनल का मतलब स्किल्ड लोग कंपनी के अंदर काम करें और उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट करते रहो, नई नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहो, अप्रेजल करते रहो, उनको प्रॉपर सर्विसेज दो, उनके साथ में सही रिलेशंस मेंटेन। कंज्यूमर सर्विस का मतलब सोशल ऑडिट, जो सोसाइटी के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी बनती है वो सही से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। एनवायरमेंट की कहीं ज्यादा हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी जो है कहीं उसे जरूरत से ज्यादा तो यूज नहीं कर रहे हो। प्रोप्राइटरी जो भी डिसीजन लिया जा रहा है कंपनी में, उसका डिसीजन का इंटेंशन फायदा पहुंचाना ही है ना, कहीं अपना पर्सनल कोई इलीगल प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं है। कंपनी के एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को चेक करना, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करना, और फिर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये स्टडी नोट 11 खत्म होता है। एक बार आप लोग इसको पढ़िएगा, फिर भी अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।